अब बात उत्तर प्रदेश में हुई एक बैठक की करते हैं जिसकी चर्चा लखनऊ तक है। 23 दिसंबर की शाम कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक और एमएलसीज जुटे। इसे अतीत में ठाकुर विधायकों की बैठक की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा गया। ये बैठक पंकज चौधरी को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की कमान मिलने के बाद हुई। तो क्या ये बैठक बीजेपी की ओबीसी आउटरीच की प्रतिक्रिया में कोई दबाव बनाने के लिए की गई? इस बैठक में बातचीत क्या हुई और इस बैठक के आयोजक को बैठक के बाद सीएम ऑफिस से फोन करके क्या कहा गया, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज झा, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप, श्यामलाल यादव जी, सीनियर एसोसिएट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, और हमारे साथ जुड़ेंगे अभी संतोष वाल्मीकि जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लखनऊ बेस्ड हैं। पंकज जी, आपसे ही शुरू करूं सबसे पहले, इस मीटिंग के अंदर की जानकारियां क्या है? ये बैठक बुलाई क्यों गई? भाई पत्नी का जन्मदिन होता है तो सभी समाज के विधायक पहुंचने चाहिए, एक ही समाज के विधायक पहुंचे तो ये तो नहीं मान सकते कि सिर्फ लिट्टी चोखा पार्टी हुई होगी। क्या बातचीत अंदर हुई है? नहीं, कोई संयोग नहीं था, कोई बर्थडे वाली बात भी नहीं थी, ये तो बहाना था। आप सही कह रहे हैं कि विधायक भाई, अगर मान लीजिए कोई ऐसा आयोजन था तो कुर्मी भी होते, ठाकुर भी होते, सब तरह के लोग होते, पैसा था नहीं। आपको एक बात बताते हैं कुलदीप भाई कि जब पिछले विधानसभा के सेशन की चल रहा था और जब दो बैठकें हो गई थी ठाकुर बिरादरी की, एक 11 अगस्त को, एक 12 अगस्त को जी, और उसके बाद सरदार पटेल के नाम पर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें कई सारे कुर्मी विधायकों का जुटान हुआ। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह को भी बुलाया गया था, वो नहीं गए थे क्योंकि वो बाबा के बड़े करीबी माने जाते हैं। जब मैं बाबा बोल रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहा हूं। उसी समय ये लोग गए एक सीनियर मिनिस्टर के पास और कहा कि भाई ये लोग इतनी बैठकें कर लिए, वो ब्राह्मण बिरादरी के मंत्री जी हैं, कि भाई साहब आप जो है आप ही के घर पे हम सब कर लेते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भैया हमें नहीं आप लोगों की कोई बैठक में जाना है, न करवानी है। फिर ये लोग एक राज्यसभा सांसद के यहाँ भी गए थे, वो भी ब्राह्मण बिरादरी से हैं। उन्होंने कहा कि कैसे कर लोगे बैठक, ये तो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा भाई ठाकुर लोग की, कुर्मी लोग की, वो डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं था क्या? उन्होंने कहा भाई जो मर्जी है कर लो। तब तक विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। तो इस बार विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ था तभी से पूरी प्लानिंग बन गई थी, और ये इसको मैं ऐसे जोड़कर देख रहा हूं कि ये एक रिएक्शन के तौर पर किया गया कि पिछली जो बैठकें हुई और हम क्यों नहीं बैठ सकते। और ये जो उनका रहा है कि बीजेपी हमारी पार्टी है। एक दौर था जब ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी बीजेपी को, तो उनको लगता है कि हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बैठक हुई, बैठक में बातें तो बहुत सारी की गई हैं, उसमें मतलब कई नामों का जिक्र आया, अब जिसकी चर्चा यहाँ करना, कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ आईपीएस अधिकारी हैं, गोरखपुर से लेके पूर्वांचल बुंदेलखंड तक। बेसिकली इसमें पूर्वांचल के ज्यादा नेता थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। हाँ, 4 मंत्रियों को भी बुलाया गया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना, उस ग्रुप में इन्विटेशन भेजा गया। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इसका न्योता नहीं भेजा गया था। मुझे लगता है कि शायद उन्हें पहले ही मान लिया गया था कि भाई साहब आएंगे ही नहीं। तो 4 मंत्रियों को बुलाया गया नहीं है। मेन ये था कि शक्ति प्रदर्शन था। ये जो मीडिया में छप रहा, 40, 45, 50 इतने कोई विधायक नहीं थे। एक भूमियार बिरादरी के हैं, वो पहुंच गए, धर्मेंद्र सिंह उनका नाम है। कभी वो हमारी आपकी तरफ पत्रकार हुआ करते थे, हिंदुस्तान अखबार की बात मैं बता रहा हूँ। एमएलसी है, वाराणसी से ही है। तो कई लोगों ने उनको समझा धर्मेंद्र सिंह, तो समझा भाई ठाकुर आ गया भाई। तो दूसरे लोगों ने समझा कि नहीं भाई ठाकुर नहीं है, ये भूमियार है, तो भूमियार ब्राह्मण हो गए वहां पे। तो कहानी कुछ इस तरीके भी हुई थी। तो मेन ये था कि हमको दिखाना है कि हमारे पास भी ताकत है। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे आयोजन को उसी लिहाज से आप समझिए कि उसी तरीके से आयोजन किया गया था बाटी चोखा पार्टी के नाम पे। ये एक बात और बताइए, क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी ने फिर फोन किया पंचानंद पाठक को, हालचाल लिया कि कैसे हैं? बहुत मीटिंगें कर रहे हैं आजकल। ये आमतौर पे होता है, सिर्फ ओएसडी ने नहीं फोन किया, और भी कई लोगों ने फोन किया, सीएम ऑफिस से और भी फोन गए। और चूंकि पीएन पाठक जो है कभी अरुण जेटली के सहयोगी हुआ करते थे, मतलब उनकी छवि बीजेपी में ये है कि भाई उधर के हैं, फिर दिल्ली के हो गए वो, और कुशीनगर से वो विधायक चुने गए हैं वो। तो उनके घर, पहले तो आपको बता दूं कि 4 और विधायकों को कहा गया कि भैया आप ही के घर पे आयोजन कर ले। सबने हाथ जोड़ लिए। अंत में पंचानंद पाठक तैयार हुए कि चलो हम ही बलि का बकरा बनते हैं। उनके घर पे मीटिंग हो गई। तो ये बात सही है, किस तरह के फोन गए थे। श्यामलाल जी, जनरली जैसे अभी जो भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग है, अब आप देखें कि पिछले काफी समय से वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही नहीं है। उनको जो लोग वोट देते हैं बड़ी संख्या में ओबीसी हैं, और उनको प्रतिनिधित्व भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में। अब प्रदेश अध्यक्ष पिछले 2 बार से आप देख रहे हैं कि ओबीसी ही है, 3 बार से इनफैक्ट स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देखें
केंद्र में रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, जिला स्तर पर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को आगे भी बढ़ाया पार्टी ने, टिकट में भी दिया है। अगर हम प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाएं तो लखनऊ के पंचम तल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दफ्तर से किस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी इस बैठक पर? सर, प्रतिक्रिया तो पंचम तल के बजाय पार्टी की ही हमने सुना है। आज कुछ अखबारों में छपा है कि शायद उनको वार्न किया गया है विधायकों को। और पंचम तल की बात करें, अभी पंकज साहब कह रहे थे कि वो पुलिस के किसी अधिकारी का फोन आया था। क्या होता है सर, इतने बड़े प्रदेश में राज करना इतना आसान काम नहीं होता। मुख्यमंत्री के अंडर में एक डीजी इंटेलिजेंस, उसका पैरेलल सेटअप होता है। हर जिले में उनका एसपी या एसएसपी रैंक का अफसर होता है, उसके अंडर में 150 करीब स्टाफ होता है। और डेली शाम को प्रदेश भर में जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिपोर्ट होती हैं, तो ये उनके रूटीन का हिस्सा रहा होगा। लेकिन जो आप चिंता की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी का आपने सवाल में शुरू में कहा कि बीजेपी कैसे ब्राह्मण बनिया पार्टी मानी जाती थी, और अभी जो है वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत सारी उन्होंने की। और ये सही है, आपको हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग अपना बेस बहुत चौड़ा किया है बीजेपी ने। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक से इनको बचना चाहिए था, चाहे इन्होंने की हो या इसके पहले जो मानसून सत्र में ठाकुर विधायकों ने की हो या कुर्मी विधायकों ने की हो। देखिए, मेरा अपना मानना है कि वोट लेने के लिए आप लोगों में अलग अलग वर्गों में जाते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, वहां तक तो ठीक है। वहां भी हालांकि जाति के नाम पर वोट मांगना ठीक नहीं रहता, लेकिन आप उसको माफ कर सकते हैं कि चलिए उन लोगों की बस्ती में गए वोट मांगे। लेकिन जब आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो आपको और क्या चाहिए? आप क्या सिर्फ ब्राह्मणों के विधायक हैं? आप क्या सिर्फ ठाकुरों के विधायक हैं, या यादवों के विधायक हैं, या कुर्मियों के विधायक हैं? आपको और क्या एम्पावरमेंट चाहिए? तो मुझे लगता है, और बीजेपी जैसी पार्टी में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि दीनदयाल उपाध्याय 1963 में बाई इलेक्शन हार गए थे जौनपुर से। उनको लोगों ने कहा था कि अपनी जाति के नाम पे वोट मांग लीजिए, उन्होंने मना कर दिया था। ये वो पार्टी है। शायद दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा अभी तड़प रही होगी इसको देख करके कि ये क्या हो गया है हमारी पार्टी में। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया इन लोगों ने। मतलब मैं एक पत्रकार के तौर पे आपको कह सकता हूं कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। जो विदिन आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? आपका राज है यूपी में, आपके 250 से ज़्यादा विधायक हैं, शायद 257-58 विधायक हैं। आप उनमें जो है जातियों की गोलबंदी करके क्या दिखाना चाहते हैं? और अगर आप कहते हैं कि हमको सभी समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया है, और बीजेपी में अगर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ये हाल है विधायकों का, तो उनके जो कोई अगर मान लीजिए यादवों को तो मानते हैं कि वोट नहीं देते हैं, कुर्मी है, बाकी और भी जातियों के छोटी छोटी जातियां हैं, उनके विधायक हैं जिनको शायद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना कैबिनेट में होगा ना बाकी पावर में होगा, तो वो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इनका बहुत गलत कदम था। और पार्टी की स्वाभाविक चिंता होगी, पंचम तल की स्वाभाविक चिंता होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। उनको शायद वो क्षत्रियों वाली भी बैठक उनको अच्छी नहीं लगी होगी। तो आपने जो कहा बीजेपी, मतलब ये सिर्फ पंचम तल की चिंता की बात नहीं है, ये उनकी पार्टी की चिंता की बात है, और इससे बचना चाहिए था। जैसा मैं आप देखिए कि यूपी सरकार में इतने ब्राह्मण कोटे के, मतलब ब्राह्मण समाज के मंत्री हैं या डिप्टी सीएम है, कोई भी उसमें नहीं गया। और विधायक और एमएलसी को जोड़ लें तो भी कुल संख्या जो मैंने जोड़ा तो 26 के आसपास हुई। लेकिन पंकज जी, एक बात और आपको ध्यान होगा कि 2020 के आसपास एक देवमणि द्विवेदी, जहां तक मुझे ध्यान है उनका नाम था, सुल्तानपुर की एक सीट है लंबुआ, वहां से विधायक थे, रेलवे में अधिकारी थे, रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किए थे और विधायक थे। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और वो बहुत वायरल हुई थी कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, और इसी बीजेपी ने मेरा ख्याल उनका टिकट काट दिया था। जितिन प्रसाद जो है उसी दौरान ब्राह्मण बचाओ मंच ऐसा करके एक एनजीओ बनाया, और ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है जिनका 2 पीढ़ी से पॉलिटिक्स में ही है, उनको अचानक अपनी जाति के शुभचिंतक बन गए सिर्फ, और उसके बाद वो बीजेपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया और थोड़े दिनों बाद वो बीजेपी ही ज्वाइन कर ली। तो ये इस तरह की अब समझ में ये नहीं आता है कि अगर प्रदेश में किसी बदमाश को मारा गया तो तुरंत उसकी जाति देख ली जाती है, किसी भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई तो तुरंत उसकी जाति देख ली जाती है,
तो मुझे लगता है कि ये जो कम से कम इन लोगों से संयोग से जो आपने ये विधायकों के नाम गिनाए, जो जिन लोगों ने बैठक में शिरकत की है, उनमें कुछ जानने वाले हैं मेरे, और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो इधर उधर दूसरी पार्टियों से आए हैं, कुछ को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। अरे कि वो जिक्र कर डालिए, हम लोग भी जान लें कि आपके मित्र कौन है। सुनिए, उनका नाम नहीं ले रहा, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा। उसमें कई हैं जो हमारे एकदम मित्र हैं, और उनको मैं पर्सनली जानता हूं कि वो इस तरह के निजी जीवन में जातिवादी नहीं है। और लेकिन उनको देखिए, अब यहीं पर जिस विधायक ने जाने से मना किया होगा, उसका स्टेटस अपनी पार्टी और अपने लोगों के बीच में शायद बढ़ गया होगा थोड़ा सा, जिसने भी मना किया होगा। जैसा आप ऐसा भी हुआ है क्योंकि आपके परिचित भी हैं उनमें से कुछ लोग, कुछ विधायक जो उसमें गए थे, कि जो चले गए इस बैठक में, और आप पछता रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। और मैं सुनिए, मैं अब आपको नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता ही दूं, उसमें से मैंने कुछ टिप्पणी की। अब जाहिर है आप सब उन लोगों के बीच में उठते बैठते रहते हैं, पत्रकार हैं, तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो हमने कहा भैया ये आपने अगर इस तरह की बैठक की थी तो उसको एकदम इनफॉर्मल, चलिए आप घर के अंदर बैठ लिए, कोई बात नहीं, आपने अपनी जाति के 20 लोगों 25 लोगों के साथ आप बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस तरह प्रचारित क्यों करवा रहे हैं चारों तरफ सोशल मीडिया पर कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, ये इसी देश में हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक वो कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से मिल लिए थे, और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, उस समय के बड़े कद्दावर मंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि ये देखना पड़ेगा अब हमको इस देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है जातियों के डेलीगेशन से मिल रहा है। और उसी देश में आज ये हो रहा है कि देखिए, मोबिलाइजेशन के लिए चलिए ठीक है, आप वोट लेने के लिए करते हैं, आप जब जीत गए हैं, आप विधायक हैं, आपकी विधानसभा सीट पर 10 लाख वोट होंगे, आपको 2.5-3 लाख वोट पड़े होंगे, उसमें से आपको 1-8 लाख वोट मिले होंगे, तो आप जीते हैं, तो आप जो है सिर्फ ब्राह्मणों के विधायक हो गए, मेरा मानना है। अच्छा, दूसरा कि इनसिक्योरिटी किस तरह की, देखिए अभी चर्चा है, पंकज जी को भी पता होगा कि काफी दिनों से चर्चा है कि मंत्रिमंडल में कुछ ये होने वाला है। तो अगर आपको अपना एम्पावरमेंट भी देखना है कि आप जो है बहुत निग्लेक्टेड है पावर में, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो जरा आप फिर एक आंकड़े निकालिए, आप जो है विधायकों के एवज में मंत्रियों की लिस्ट निकालिए, संख्या निकालिए, जितने जिले हैं उनके डीएम और एसएसपी जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आप प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति बनाए गए हैं उनकी लिस्ट निकालिए, जिलों के जो बाकी अधिकारी हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आप फिर आप कंपेयर करिए कि आप एम्पावरमेंट के मुकाबले में आपका जितना प्रतिशत है उसके मुकाबले कहाँ खड़े हैं। और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो जब बीएसपी की सरकार थी तब बीएसपी में जो है थे और बाद में यहाँ आ गए। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी जैसी पार्टी, उसमें इन लोगों को बचना चाहिए था। जब यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, चाहे देश में हो या प्रदेश में, तो मुझे लगता है संदेश अच्छा नहीं गया। संतोष जी, आपके पास आ रहा हूं। जो बात अभी श्यामलाल जी कह रहे थे वो सभी जाति समूह के प्रतिनिधियों के पर लागू होती है, नेताओं पर लागू होती है। अभी मैं अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्वीट देख रहा हूं, उसमें वो एक तंज कस रहे हैं इसी घटना पर कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। क्या कास्ट ग्रुप्स के हिसाब से नेताओं के कंसोलिडेशन में या उनके मेल मुलाकात करने में या किसी भी जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्वों के मेल मुलाकात करने में, एक मंच पर आने में, क्षत्रिय सम्मेलन, फला कुर्मी सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन या किसी भी तरह का दलित सम्मेलन करने में आप कोई समस्याएं देखते हैं, या आपको लगता है कि अब भारत की राजनीति में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, असर्शन, प्रतिनिधित्व का सवाल, ये सब अब मुख्य धारा की राजनीति में है, तो सभी तरह की जातीय गोलबंदियां जायज हैं और भले ही आप चुने हुए प्रतिनिधियों पर आप इस तरह का अधिकार रखते हैं। आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, अभी श्यामलाल जी ने जो बातें कही, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि पार्टी में मतलब इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये संदेश गया। और आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यवस्था दी है कि जातीय आधार पर कोई सम्मेलन, रैली, इस तरह की गतिविधि नहीं हुई। लेकिन पंकज जी भी सामने है और
काफी अनुभवी हैं, वो यूपी की पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जाति तो यूपी में है और रहेगी, और उसी के आधार पर मतलब राजनीतिक गतिविधियां तो चलेगी। समाज में क्या हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और लेकिन इससे एक खुलासा हो गया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ असंतोष है और वो धीरे धीरे सुलग रहा है। अब वो उसकी परिणति क्या होगी ये तो भविष्य जाने, लेकिन बीजेपी में एक बदलाव हम लोग भी देख रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया की पार्टी कही जाने वाली ये बीजेपी अब सोशल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ी है और विरोधाभासों के साथ चल रही है। एक चर्चा चली कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कोई दलित होगा या महिला होगी और पहली बार पार्टी नेतृत्व तो इतिहास रचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जहां तक दलितों की हिस्सेदारी की बात है वो बहुत निराशाजनक स्थिति में है। ओबीसी को लेके आप चल रहे हैं, अच्छी बात है। ओबीसी अब सपा का पीडीए है, उसका जवाब आपको देना है तो ठीक है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि दलित आज भी पार्टी में उपेक्षित है। अब आगे क्या होता है ये पार्टी नेतृत्व जाने। पार्टी के दलित लीडर्स अगर इस तरह की एक बैठक का आयोजन करते हैं तो आप उसको अस्मिता या गोलबंदी की राजनीति के तौर पर देखेंगे या यही राय होगी जो आपकी अभी है? नहीं, बिल्कुल जो मेरी अभी राय है वही होगी। अस्मिता की जहां तक सवाल है, देखिए दलित कोई अब गया गुजरा नहीं है। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं जी। मैं अपने बाबा के साथ में बहुत बचपन में एक शादी में गया था और उस शादी में उस वक्त तख्त पर बैठकर खाना खिलाया जाता था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उस किस समाज की शादी थी, लेकिन मतलब वो अपर कास्ट की शादी थी और हम अपने बाबा के साथ वहां, उनके बाबा के परिचित लोग थे और जाके तख्त पर बैठ गए थे, खाने का इंतजार कर रहे थे और हमें तख्त से उठा दिया गया था। तो वो दौर तो अब नहीं रहा ना। अब तो हम लोग सब साथ मिलके खाना खाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आप कहां से हो, किस बिरादरी के हो, और हमें आदर के साथ दूसरे जातियों में, समाजों में आमंत्रित किया जाता है। तो अब वो दौर चला गया और यहाँ जो जातीय समीकरण है, अब अपर कास्ट में भाई आप ब्राह्मणों का वोट लेके आए हैं या सर्व समाज का वोट लेके आए हैं और विधानसभा में गए हैं, संसद में गए हैं, तो ये नजरिया तो आपका है, लेकिन हमने तो जो वोट दिया था वो आपको इसलिए दिया था कि आप सर्व समाज का नेतृत्व करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। जो ये वाली बात है पंकज जी कि अभी आप कह रहे थे श्यामलाल जी की आप लिस्ट निकालिए और आपकी जो आबादी है या जो आपका प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से आपको क्या क्या दिया गया है उस पर बात कर लीजिए। मैं वो एक बार जरा सा जो मेरे पास अभी एक उपलब्ध सूची है वो आपको आपके सामने पढ़ करके और दर्शकों के सामने भी फिर प्रश्न पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में मतलब ब्राह्मण 7 से 9% की बात कही जाती है और अगर यूपी में आप देखें तो ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री आपने बना दिया। उनके पास कितनी शक्तियां हैं कितनी नहीं है एक अलग प्रश्न उस पर लोग उठाते रहते हैं सवाल कि वो शक्तिशाली उप मुख्यमंत्री हैं नहीं, लेकिन खुद भी कहते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है। लोग नहीं उठाते, वो खुद ही बात करते लेकिन एक डिप्टी सीएम तो एक ब्राह्मण है। दूसरा साहिवाबाद के विधायक सुनील शर्मा, बाराबंकी के सतीश शर्मा, हरदोई के रजनी तिवारी ये प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दिनेश शर्मा इसके पहले डिप्टी सीएम थे, वो राज्यसभा भेजे गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजा गया। गोविंद नारायण पांडे संगठन महासचिव, गोविंद नारायण शुक्ल और अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार हैं। 10-12 जिलों में ब्राह्मण जिलाधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर ये केंद्रीय मंत्री हैं। बीएल संतोष जो इस समय संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री। अब ब्राह्मण 7 से 9% है और ये आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसमें इसको देख करके अगर आप देखें तो लगता तो नहीं है आपको कम मिला है, लेकिन ये असुरक्षा की भावना जो है
कि ब्राह्मण को अब जिला स्तर पर जब जिला अध्यक्ष चुनना होता है पार्टी को, तो ब्राह्मण का नंबर पीछे चला जाता है। ब्राह्मण के संभावित टिकट जो मांगने वाले उम्मीदवार हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब, ब्राह्मण को अगर पार्टी देना तय करती है तब तो हम नंबर 1 पर हैं, पर अगर ब्राह्मण को टिकट ही नहीं देती तो हम तो 5वें 6ठे पे नहीं आते हैं। ये भावना आई कैसे है, इसको थोड़ा अगर आप समझा सके, क्योंकि असुरक्षा को कैसे हम किसके सापेक्ष रखे चलें? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मण ही चलाते थे या उनका बोलबाला ज्यादा था, अभी उस दौर, ये जो शिफ्ट गियर चेंज हुआ है ब्राह्मण, उसके साथ अभी ब्राह्मण समाज के नेता बहुत सहज नहीं हो पाए हैं क्या? अभी भी वो दौर याद आता है जब ज्यादा प्रोपोर्शन में उनको हिस्सेदारी और पद मिलते थे, और अब अभी सहज नहीं है मौजूदा व्यवस्था से? इसको देखने के लिए ना 2 खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी आपको। एक तो वो अतीत की खिड़की, जहां मतलब ये कहा जाता है ना कि सीएम जो होता है वो असली पावर सेंटर होता है। तो इनको ये लगता है कि भाई ये पार्टी, इनका एक दावा रहता है ना कि बीजेपी हमारी पार्टी है, हमारी पूछ नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि तकलीफ ये होती है, सैटिस्फेक्शन वाला बात होती है कि भाई दूसरे को इतना मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली बात है कि इसी समाज के जो लोग बैठे थे उनमें से कुछ की इच्छा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मेरा दावा बनता मैं क्यों नहीं मंत्रिमंडल में हूं, मेरे पास इतना अच्छा समय है, मैं इतना संगठन में। कुछ लोगों की ये है कि अब पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो भाई संगठन बनेगा तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी दे दीजिए। ये समाज की बात नहीं है। मोटे तौर पर अगर देखिए आप, जो लोग थे, जो लोग नहीं भी गए थे, उनसे भी बात करिए तो यही खबर छन कर आती है कि सबका अपना अपना स्टेक दांव पर लगा है। समाज का इसमें कोई बहुत बड़ा हित मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है। ठीक है श्यामलाल जी, ये बात की ब्राह्मण समाज, जैसे ये छन छन के खबरें छपी कि ये जो मीटिंग हुई, इस बैठक में ये बात कही गई कि हमारे वोट को, ब्राह्मणों के वोट को फॉर ग्रांटेड भी ले लिया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ब्राह्मण तो वोट करेगा ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पंकज जी का ही राजधानी शो सुन रहा था, जिसमें राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बैठक की और उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इस पर फोकस कीजिए आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस संभवतः उसमें एक संभावना तलाश रही होगी कि ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है कि हम, बीजेपी तो फॉर ग्रांटेड हमें लेती है। इस असुरक्षा या इस भावना की जड़ कहाँ है? क्यों ऐसा, अगर है तो ऐसा क्यों है? सर देखिए, आप जो कह रहे हैं कि कोई कहाँ फोकस कर रहा है, ये हर आदमी जो पार्टी विपक्ष में है, ये उनका स्वाभाविक काम है कि किन वर्गों पर वो फोकस करें और कैसे उनको मोबिलाइज करें अपने फेवर में। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है ब्राह्मणों को, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इसलिए कि मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। अगर आप, जैसे मैंने शुरू में आपको कुछ बताए, सारी आप फील्ड पोस्टिंग जो है ना, जो ब्यूरोक्रेसी में जो फील्ड पोस्टिंग रहती है वो बड़ी लुक्रेटिव मानी जाती। आप जिलों के जितने इंस्पेक्टर और दरोगा होंगे जो फील्ड पोस्टिंग में, हर जिले से उसकी लिस्ट निकलवा लीजिए आप, तो वहां से लेकर के ऊपर तक आइए, जितने डीएसपी होंगे, जितने एसडीएम होंगे, जो उस रैंक के अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि ये, और जैसा पंकज जी ने कहा कि ये लोगों की व्यक्तिगत अपनी असुरक्षा की भावना है। वो ब्राह्मणों का हित नहीं कर रहे हैं ये विधायक लोग, ये तो ब्राह्मणों का नुकसान कर रहे हैं इस तरह कर कर, और उससे बड़ा खराब संदेश दे रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वोट देने की बात, 2007 में मायावती जी की सरकार आई थी यूपी में, कैसे आई थी, किसके वोट से, मुझसे बेहतर आप सब लोगों को पता है, पंकज जी को भी पता है। तो जो सरकार में पार्टी रहती है, उसके साथ जो लोग रहते हैं, स्वाभाविक है कि इस तरह का गेम खेलते हैं कि कुछ उनको ज़्यादा और रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, अगला रिशफल हो तो 2-4 मंत्री बन जाए। लेकिन अगर अब आप ये बताइए, अगर बीजेपी कहती है कि हम सर्व समाज की पार्टी हैं और ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ये हाल है, तो जो छोटी छोटी जातियों ने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है और इकट्ठे दिया, क्या 7% ब्राह्मणों और थोड़े से क्षत्रिय वोटों से सरकार बन गई है? उन वर्गों के जो विधायक होंगे वो क्या करें? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इनजस्टिस जैसी बात है ब्राह्मणों के साथ या क्षत्रियों के साथ या कुर्मियों के साथ या किसी। अच्छा, और सुनिए, बीजेपी कहती है हमको सबके वोट मिले थे, तो यादव कैसे माने इस सरकार में कि उनको क्या मिला है? मेरा ख्याल है 1 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, शायद 1 राज्य मंत्री हैं। तो वो क्या कहें भैया, जिन लोगों ने वोट दिया होगा बीजेपी को, जो यादव, उनसे पूछिए जरा कि उनको क्या मिला है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का, सीधी सी बात यह है कि विधायकों को, कम से कम विधायकों और सांसदों को इस तरह की लॉबिंग, इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स से बचना चाहिए जाति के नाम पर। पंकज जी, एक सवाल ये, और वो बड़ा मजेदार जो राजनीति के अध्येता हैं उनके लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, मजेदार
विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाद के दौर में, या जिसको सोशल इंजीनियरिंग का दौर कहा जाता है, कैसे अपने आप को, अपना अप्रोच बदला है कि वो कास्ट ग्रुप्स को लेकर के अपना अप्रोच बदलेगा, वो कैसे इनको रीच आउट करेगा, वो किस तरह की बैठकें करेगा, उसके बारे में अगर आप कुछ भी इंसाइट शेयर कर सकें। आरएसएस ने कैसे जातीय असर्शन को कैसे एड्रेस किया है उत्तर प्रदेश में या उसके बियॉन्ड भी? देखिए, संघ का तो फॉर्मूला ये रहा है कि हिंदू समाज को एकजुट करने का, वो सनातन की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पश्चिमी यूपी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं, कि जिन गांवों में आप जाएंगे, खासतौर से जो जाटव बिरादरी के गांव हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति मिलेगी आपको। मुझे याद है कि 2017 से के बाद ये पश्चिमी यूपी में जब यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई, जिन गांवों में गैर जाटव दलित अधिक है, खासतौर से वाल्मीकि, तो वहां पे इन लोगों ने अलग से महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने का एक तरीके से उन गांवों में शुरू किया इस सिलसिला। और फिर वहां पर एक सहभोज का कार्यक्रम, ये सहभोज का कार्यक्रम बहुत पहले चलता है, और आप देखेंगे तो एससी समाज के लोगों को साथ बिठाकर और सबसे पहले उन्हें ही खाना परोसना। आप भले ही कहें कि हम जाति को नहीं मानते हैं, लेकिन ये सहभोज के बहाने जाति को तोड़कर पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, चूंकि इस तरह के कई वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, तो वहां वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाना, फिर इस तरीके से वाल्मीकि समाज को जोड़ना, तो जाति के आधार पर वो काम तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से दिखाते नहीं जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जाति गोलबंदी होती है। बहुत सटल तरीके से करते हैं। श्यामलाल जी, श्यामलाल जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा है, जैसा पंकज जी ने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह की बातें पहले नहीं करता था। जाति कोई, वो बार बार आपको कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति नहीं पूछता है, लेकिन 15 साल पहले उनको ये रियलाइज हुआ कि हमको थोड़ा और अपने को एक्सपेंड करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। संघ के ऐसे जो है उनकी गतिविधियां आरएसएस की बनी हुई हैं, जिनमें अलग अलग जातियों के जो चौधरी हैं, स्थानीय स्तर पर उनकी बैठकें होती हैं जाति के आधार पर। अब तो वो उनका बस एक बात है कि कैसे सभी वर्गों में पहुंचा जाए वो। और आप अगर उनकी अब राष्ट्रीय टीम की बात नहीं करते, आप उनके प्रांत प्रचारक से लेकर के नीचे विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक तक की अगर आप लिस्ट निकालें, उनके यहाँ जाति पता करना बहुत मुश्किल होता है आपको। लेकिन अगर आप में एक काबिलियत है किसी जर्नलिस्ट में या किसी रिसर्चर में कि सबकी जाति पता कर ले, तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी में चल रही है वो वहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और बीजेपी जो बहुत सारी चीजें कर रही है, आपको सबको पता है कि वो बेसिक आइडियाज उसके बहुत सारे उधर से भी आते हैं। तो ग्राउंड पर वो उनमें आपस में बहुत जुड़ाव है। और ये वाली जो सोशल इंजीनियरिंग की जो समय की नज़ाकत को बीजेपी ने समझा और सरकारें बनाई, कई जगह राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें बनाई, वो खुद आरएसएस ने 15 साल से भी पहले मुझे लगता है, और बहुत जगहों पर ऐसी की बैठकें हुई थी बड़े पैमाने पर, और वो अभी भी चल रही हैं। तो उन्होंने भी समाज को समझ लिया है कि जाति को आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जाति एक ऐसी संस्था है कि उसके जरिए आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन जातियों में पहुंच सकते हैं, फिर अपनी बात उनके बीच में रख सकते हैं। ठीक है संतोष जी, क्या इसमें जो आने मतलब किसी भविष्य में, मतलब अगर मोटा माटी इसका अर्थ निकाला जाए इस बैठक का, तो भविष्य में किसी संभावित कैबिनेट विस्तार से पहले और अगले चुनावों से पहले टिकट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के दबाव बनाने की रणनीति के तहत बुलाई गई बैठक है, क्या ये कह सकते हैं यही मुद्दा था? बिल्कुल ये है। और जहां तक अभी पंकज जी ने कहा, श्यामलाल जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, उसके लिए भी इस तरह का ये मतलब व्यक्तिगत एक स्वार्थ जो है वो सामने आया कि हम अपना दावा पेश करें। लेकिन आरएसएस की बात हुई और बीजेपी की बात हुई, यहां दोनों जगहों पर अभी पंकज जी ने सहभोज की बात की, अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर इस तरह के आयोजन हमारी वाल्मीकि बस्तियों में भी होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों अब ये लगता है कि अब वो छुआछूत या जातिवादी भावना इन दोनों जगहों पर अब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम जो हाशिए का समाज कहलाते हैं, हम वोट तो बीजेपी को देते हैं, लेकिन
बदले में हमें जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिलता, हमें समुचित न्याय नहीं मिलता। सामाजिक न्याय की बात पार्टी बार बार करती रही और उसके बावजूद भी दलित को उचित प्रतिनिधित्व या उसके जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाए। पंकज जी, एक बार नाम लेना भी जरूरी है। 2-4 नाम मैं बता दूं जो इस बैठक में शामिल हुए। और अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से विधायक, उमेश द्विवेदी एमएलसी, रत्नाकर मिश्र मिर्जापुर के विधायक, राकेश गोस्वामी महोबा से विधायक हैं, पाठक जी के यहाँ कुशीनगर के जो विधायक हैं उनके यहाँ तो मीटिंग हुई, प्रकाश द्विवेदी बांदा के विधायक, काशीनाथ शुक्ला, नृपेंद्र मिश्र के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, इन लोगों के नाम मीडिया रिपोर्ट और एक उसमें रामफेरन पांडे श्रावस्ती के जी, वो बैठक की। कितनों से बात हुई आपकी इनमें? सुनी तो रामफेरन पांडे की कहानी, वो उस दिन बैठक में गए, अगले दिन वो योगी जी से मिल लिए और उसके बाद उन्होंने विस्तार से चर्चा कर दी। अच्छा, उन्होंने बता दिया क्या क्या बैठक? मतलब यही समझा जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ उस दिन। कई लोगों से बात हुई है और अभी जो ताजा उनके मन में है कि पंकज चौधरी का जो नया अल्टीमेटम आया है, जो अल्टीमेटम बहुत पहले भूपेंद्र चौधरी को जारी कर देना चाहिए था, जब 11 अगस्त को क्लार्क्स अवध होटल में पहली बैठक हुई, कुटुंब परिवार, हमने पहली बार राजनीतिक विमर्श में ये नाम सुना, उसी दिन ये हो जाना चाहिए था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब पंकज चौधरी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। सब अंदर से बहुत भन बनाए हैं इस बात से कि भाई हमको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, और सबके अंदर एक डर का भी भाव है, एक अनहोनी की, एक आशंका की कि पता नहीं पार्टी मेरे साथ क्या करने वाली। तो 6-7 लोगों से बात हुई, अभी कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं है सब। ये मतलब माहौल है थोड़ा सा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बात करने के लिए।